हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने 31 नंबर धारा आधी पढ़ी थी। उपधारा एक के अंदर ये ABCD पॉइंट हमने पढ़े थे कि पुलिस वाले को क्या क्या अधिकार है। आज 2 नंबर उपधारा से शुरू करते हैं। धारा बहुत बड़ी थी इसलिए आधा आधा वीडियो बनाना पड़ा। तो दूसरी उपधारा में ये लिखा हुआ है कि यदि उस रिकॉर्ड या संपत्ति को सीज करना संभव नहीं है, यानी कि सीज करना उस समय के लिए संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति यानी प्रैक्टिकल नहीं है, वो चीज ही ऐसी है जिसको जब्त करके अपने साथ नहीं ले आया जा सकता। जैसे मान लीजिए टेबल कुर्सी तो हम अपने साथ ला सकते हैं जब्त करके, किंतु कोई ऐसी भारी सामान या जो दीवार वगैरह से जुड़ा हुआ सामान है कि जिसको अगर हमने दीवार से अलग कर दिया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। या जमीन जमीन को अपने साथ नहीं लेके आया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिनको जब्त नहीं किया जा सकता है, जो संभव ही नहीं है जब्त करना, ऐसी चीज को जो पुलिस अथॉरिटी है, जो ये पुलिस जिसको भेजा गया था वहां पर ये सब जांच करने के लिए, वो लिखित में एक ऑर्डर जारी करेगा। उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये लिखेगा कि जो संपत्ति वो नहीं सीज कर पा रहा है, वो संपत्ति, वो अकाउंट, वो डिपॉजिट और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो भी है उसको फ्रीज करने का आदेश देगा लिखित में। और वो जो भी इस पे फ्रीज करेगा वो सब डिपॉजिट टेकर का होना चाहिए या उसके संरक्षण में होना चाहिए, जिसके लिए शिकायत की गई थी या जिसके लिए जानकारी मिली थी कि हाँ ये पैसा पेमेंट के लिए ये बहुत आवश्यक है और इस पैसे का यहाँ पर उपयोग किया गया है। जब ऐसे इससे ये संतुष्ट है पुलिस वाला तब, या फिर जब उसको शक है, उसको संदेह है कि ये जो भी फ्रीज करने की सोच रहा है, इसका संबंध सीधे सीधे इस चीज से है जहां पर ये लोग बैठ करके इस डिपॉजिट स्कीम का प्रचार प्रसार करते थे और पैसा लेने का काम करते थे और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते थे। और ऐसा ऑर्डर जारी होने के बाद ये जितने भी बैंक हैं जहाँ पर इनका खाता है या मार्केट है या फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ भी इनके ये सिक्योरिटी वगैरह लगे हुए हैं, उनको इस आदेश का पालन करना पड़ेगा। ये ऐसा इसमें दिया हुआ है। ये हिंदी में देख लेते हैं साथियों। ये यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जहाँ रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, उपधारा एक के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति, खाता, जमा या किसी जमाकर्ता द्वारा रखी गई मूल्यवान प्रतिभूतियों को फ्रीज करने के लिए लिखित आदेश दे सकता है जिसके बारे में शिकायत की गई है, किया गया है, शिकायत की गई है या किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी जमा लेने वाली योजना का व्यवस्था के प्रचार या संचालन से जुड़ा होने का एक उचित संदेह मौजूद है। यानी उसको डाउट है कि यहाँ पर ये सब कुछ काम होता है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में है, तो ऐसी स्थिति में वो ये फ्रीज कर सकते हैं। और यह संबंधित बैंक या वित्तीय पर बाध्यकारी होगा या बाजार प्रतिष्ठान को उक्त आदेश का अनुपालन करने करने के लिए, मतलब ये सब बाध्य हैं। अब क्यों बाध्य, जहां पर नहीं है उसकी ये दूसरी कंडीशन, यहां तक जो हमने पढ़ा उसमें वो बाध्य है। इसके आगे भी ये धारा और कुछ भी कहती है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फ्रीज तो सारी बैंकों के खाते हो जाएंगे, किंतु मात्र 30 दिन के लिए फ्रीज होंगे। 30 दिन से अधिक फ्रीज कराना है तो जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसको आदेश देना पड़ेगा। यानी फिलहाल के लिए जल्दबाजी में तो पुलिस अधिकारी ने ये सब कुछ काम कर दिया, लेकिन 30 दिन के भीतर भीतर ये सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा, ये नामित न्यायालय के पास मामला जाएगा और नामित न्यायालय ये तय करेगा कि आगे भी ये सब फ्रीज रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है, बशर्ते कोई भी बैंक या वित्तीय या बाजार प्रतिष्ठान 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे खाते, जमा या मूल्यवान प्रतिभूतियों को फ्रीज नहीं करेगा जब तक कि उसे नामित न्यायालय के आदेश द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता। ये एक है। इसके बाद दूसरे में दिया हुआ है, इसके बाद ये दिया हुआ है कि ऊपर बताई गई जिस भी संपत्ति को फ्रीज किया गया है, फ्रीज करने का मतलब अब ये यहाँ पर ऐसी ही स्थिति में रखा रहेगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो यदि लगता है अब अधिकारी को आगे चल के 1 महीने 2 महीने के बाद कि ये जो मैंने फ्रीज की थी संपत्ति, इसको सीज कर सकते हैं,
तो वो उसको सीज कर देगा। सीज और फ्रीज में अंतर ये होता है कि सीज मतलब उसको उठा करके अधिकारी थाने में ले जाके रख सकता है कि अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये मैंने जब्त कर ली। और फ्रीज ऐसी चीज को किया जाता है जिसको अभी संभव नहीं है, जैसे बैंक खाते में जो पैसा है वो अभी संभव नहीं है जाकर के उसको उठा करके जब्त करना, वो अभी बैंक में है क्योंकि उसका एक नियम होता है बैंक से निकालने का। तो जिस चीज को जब्त नहीं किया जाता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कि अब बैंक वाले को नोटिस चला जाएगा कि ये व्यक्ति के नाम से यहाँ बैंक में जो भी पैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा, इसमें से 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपको दूसरा आदेश नहीं मिलता तब तक वो पैसा वैसे का वैसा रहेगा। तो इसमें कहा गया है कि जब स्थिति बन जाती है सही कि वो बैंक से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है तो पैसा निकाल करके उसको सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा फ्रीज संपत्ति को। ये हिंदी में दिया हुआ है। बशर्ते आगे कि यदि किसी समय जमा हुई संपत्ति को जब्त करना व्यवहार्य हो जाता है तो उपधारा 1 के तहत अधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है। यानी कि जब वो फ्रीज हो सकती है और फ्रीज की ही संपत्ति को जब्त किया जा सकता है तो वो जब्त करेगा। इसके आगे लिखा हुआ है, इसमें अकाउंट फ्रीज करने का मतलब है कि अब उस खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ना कुछ जमा होगा। अब ये नया वाला, ये जो पीएसीएल पे फ्रीज लगा था वो जमा वाला नहीं लगा था, वो सिर्फ पैसा विड्रॉ करने का लगा था कि इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत जो फ्रीज किया जाएगा खाते को, उसमें ना तो आप कुछ जमा कर सकते हैं आगे, ना कुछ निकाल सकते हैं, उसका मतलब है फ्रीज किया। संपत्ति फ्रीज करने का मतलब है उसमें कि उस संपत्ति को ना आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी और को कन्वर्जन कर सकते हैं उस संपत्ति का एक से दूसरे में, ना उसको कहीं डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट कर सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, खाते को फ्रीज करने का अर्थ होगा कि उक्त खाते में कोई लेन देन चाहे जमा या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, संपत्ति को फ्रीज करने का अर्थ होगा कि संपत्ति के हस्तांतरण, परिवर्तन, निपटान या संचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये दो प्रकार की हैं। इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। यहां दिया हुआ है कि जब भी कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर यदि कोई लिखित में जानकारी डालता है, लिखता है जिस जानकारी को, या ग्राउंड रिकॉर्ड करता है उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत, जो भी वो लिखित में करता है, तो इसको 72 घंटों के अंदर अंदर उस लिखित रिकॉर्ड या उस लिखित जानकारी की एक कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी डेजिग्नेटेड कोर्ट को भेजनी पड़ेगी, यानी नामित न्यायालय को भेजनी पड़ेगी एक बंद लिफाफे के अंदर। और दूसरी कॉपी भेजनी पड़ेगी उसको उस बिल्डिंग के मालिक, उस जगह के मालिक, उस व्यवसाय के मालिक के पास। इसको हिंदी में देख लेते हैं साथियों। ये लिखा हुआ है, जहां कोई अधिकारी लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या अपने विश्वास के आधार को रिकॉर्ड करता है या उपधारा 1 या 2 के तहत लिखित रूप में एक आदेश देता है, वह 72 घंटे के समय के भीतर भेजेगा एक सील बंद लिफाफे में। किसको भेजेगा? नामित न्यायालय को। और उसकी प्रति और भवन, वाहन या स्थान के मालिक या अधिभोगी को आवेदन पर निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा उसकी एक प्रति के साथ निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। यानी पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा, मालिक को भी उसकी एक कॉपी भेजेगा, न्यायालय को भेजेगा और उसकी सीसी वहां के मालिक को भेजेगा, उस जगह के मालिक को भेजेगा। इसके बाद लिखा हुआ है, जितने भी सर्च होंगे यानी जांच होगी, जो भी जब्ती होगी और जितने भी लोगों को हिरासत में लिया जाएगा इस धारा के अंतर्गत, उन सबको कैसे डील किया जाएगा? जैसे सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है वैसे ही होगी। लिखा हुआ है, इस धारा के तहत सभी तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। यानी दंड प्रक्रिया, ये क्या बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में जो भी प्रोसीजर दिया गया है गिरफ्तारी वगैरह का, उसके हिसाब से गिरफ्तारी होगी, उसके हिसाब से सर्च किया जाएगा और उसके हिसाब से सब सीज किया जाएगा। तो आशा है साथियों आपको ये समझ में आया होगा प्रावधान। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।